और मैं आप सभी को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 2.2 है। लास्ट वीडियो 2.1 में हमने पढ़ा था कि मनी में हमारे दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली, और एक होता है इसके अंदर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा था कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। मॉनेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कमोडिटी से मनी का एक्सचेंज होता है। ये दो सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि बार्टर सिस्टम जो होता है तो बार्टर सिस्टम की बहुत सी कमियां होती हैं, और उन्हीं कमी को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया किस चीज को? मनी को। क्लियर है? तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में मनी होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक आता है मनी। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखो, मनी हमारे लिए कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना गया है। मनी को इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि मनी भी एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है। मनी एक्चुअल में हमारे लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो, देखो, अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूं तो मैं मनी यूज करता हूं, अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूं तो मनी यूज करता हूं। इसका मतलब जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज के लिए वर्क कौन कर रहा है? मनी। तो सिंपल बेस होता है कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? मनी। सिंपल है। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको कॉमनली एक्सेप्ट करा जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको कॉमनली एक्सेप्ट कराता है किस तरीके से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से। इट हैज बीन इन्वेंटेड टू ओवरकम, इसको इन्वेंट करा गया था। क्यों करा गया? ताकि हम इससे बाहर आ सकें द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ताकि हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जो डिफिकल्टीज थी ना, उनसे बाहर आ सकें। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की डिफिकल्टीज क्या थी? जो हमने वीडियो नंबर 2.1 में पढ़ी। जिसने भी वो डिफिकल्टीज नहीं पढ़ी तो पहले उस डिफिकल्टीज को आप लोग 2.1 में देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बार्टर सिस्टम में अराइज होती थी। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को? फंक्शंस ऑफ मनी को। फंक्शंस ऑफ मनी में एक्चुअल में मनी के फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। होती इसकी और भी कैटेगरीज हैं, जब तुम आगे पढ़ोगे तो और भी कैटेगरीज आएंगी। अभी हमें फिलहाल सिर्फ दो कैटेगरीज में तुम्हें बता रहा हूं। हमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज पढ़नी है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है मनी के प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, और दूसरी आती है मनी के सब्सिडरी फंक्शंस, जिसको हम बोलते हैं मनी के कुछ सहायक कार्य या कुछ मुख्य कार्य। जो मनी के फंक्शंस हैं, ये मनी के फंक्शंस तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, मनी के फंक्शंस तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख दिए हैं। रीजन? क्योंकि जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वही मनी के फंक्शंस बन गए हैं। इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। अगर हमारे पास मनी अवेलेबल है तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, सबसे मेन फंक्शन बन गया। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या बनता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। सेकंड आता है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मैं अगर किसी भी चीज को खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो उसकी वैल्यू को मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, जबकि मॉनेटरी सिस्टम में ऐसा है। तो मनी क्या रोल परफॉर्म करती है कि हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मनी में मेजर कर सकते हैं। ये भी एक इसका प्राइमरी फंक्शन बन गया। सेकेंडरी फंक्शन में ये तीन फंक्शंस मेन आते हैं, जिसमें पहला फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा है तो तुम बचा सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो। सेविंग्स होंगी तो तुम फ्यूचर के लॉसेस से कवर कर पाओगे अपने को। तो इसका मतलब क्या है? मनी की वजह से सेविंग्स पॉसिबल है। स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकंड, तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर मनी ट्रांसफर है तो ट्रांसफर पॉसिबल है, जबकि बार्टर सिस्टम में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था। तुम आज कोई माल उधार खरीद रहे हो जिसकी पेमेंट को तुम फ्यूचर के लिए डिले कर रहे हो। जब पेमेंट को फ्यूचर के लिए डिले करा जाएगा तो जो पेमेंट है वो हम किस में कर रहे हैं? मनी में। इसका मतलब मनी एक यूनिट बन जाता है। किस लिए? ताकि हम उससे फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हैं, और फ्यूचर की इन्हीं पेमेंट्स को डेफर्ड पेमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है? ऐसे भुगतान जो भविष्य के लिए टाल दिए जाएंगे वो पेमेंट्स कौन सी होंगी? डेफर्ड। तो डेफर्ड पेमेंट्स भी मनी का एक फंक्शन बन जाता है। ये हमारे मनी के फंक्शंस हैं। मैंने इसको सिर्फ छोटा सा एक ओवरव्यू दिया। ठीक है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसमें फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने तरीके की होती है? हाँ, पेपर में कई बार फॉर्म्स ऑफ मनी की डेफिनेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी में से कोई सिंगल टर्म के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं।
पहला फॉर्म आता है हमारा इसमें जिसको हम बोलते हैं फियाट मनी। फियाट मनी को हिंदी में आदेश मुद्रा कहा जाता है। आदेश का मतलब एक ऐसी मुद्रा है जो आदेश पर चल रही है। हाँ, यही डेफिनेशन होती है। कोई भी ऐसी मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलती है उसको हम फियाट मनी कहते हैं। अब आप बोलोगे भी ऐसी कौन सी मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलती है, तो ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूं। कॉइन्स हमें दिखते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलते हैं। नोट्स हमें दिखते हैं तो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलते हैं। हाँ जी, ये सब जितनी भी करेंसी है सारी की सारी क्या कहलाती है? फियाट मनी, न्यास मुद्रा। ठीक है। सेकंड आता है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी एक अलग ही तरीके की मनी है। मतलब गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई हम इस पे अपनी स्टैम्प मार कर देंगे, और ये भी नहीं कहा कि हम इस पे भारत सरकार का चिन्ह ला कर देंगे, रुपए लिख कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको भी एक मनी की फॉर्म माना गया, क्योंकि ये भी एक तरीके से मनी के लिए ही, मनी की फॉर्म में ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। भाई एक बात बताओ, मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक पर्सन हूं, मैं पेयर हूं। पेयर मतलब अदा करता, मुझे एक चेक किसी को देना है। एक किसी पर्सन को मुझे 10,000 रुपए देने थे, तो मैंने क्या करा, 10,000 रुपए का अपने बैंक अकाउंट से चेक बनाया और उस पर्सन को पे कर दिया। अब वो पर्सन मेरे से चेक इसलिए रिसीव कर रहा है क्योंकि उसे बिलीव है। अगर उसे लगता है कि सामने वाले पर्सन पे मैं भरोसा कर ही नहीं सकता, वो चेक नहीं लेगा। इसका मतलब चेक एक ऐसी करेंसी, क्योंकि चेक भी पैसों का वर्क कर रहा है, चेक एक ऐसी मनी बन गया जो दो पर्सन के बिलीव पर डिपेंड करता है। मैं पेयर और वो रिसीवर, मैं अदा करता और वो प्राप्त करता। ठीक है, क्लियर है। कोई भी ऐसी करेंसी जो दो पर्संस के, पेयर और रिसीवर के बिलीफ पर डिपेंड करती है, वो करेंसी कहलाती है कौन सी? फिड्यूसरी मनी। एग्जांपल, चेक, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम बिल लिख देते हैं तो बिल की पेमेंट भी एक टाइम बाद की जाती है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो। फिड्यूसरी मनी एक ऐसी मनी है जो किसी भी दो पर्संस के प्रॉपर एक बिलीव पर डिपेंड करती है। वो दो पर्सन कौन है? एक पेयर है और एक पेई है, या एक पेयर है और एक रिसीवर है। ठीक है। थर्ड आता है फुल बॉडीड मनी, इसको बोलते हैं प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। और फोर्थ आता है क्रेडिट मनी, जिसको बोलते हैं साख मुद्रा। इन दोनों मनी को पढ़ने के लिए, ये जो दोनों मनी है, इन दोनों मनी को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी। तो इसलिए मैं पहले इन दोनों को पढ़ाने से पहले आपको बताता हूं मनी की वैल्यू, मुद्रा का जो मान है उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, या मुद्रा का मान होता क्या है। देखो, हम लोगों ने सभी ने सिक्के देखे हैं। एक 10 का सिक्का मैंने देखा। अब वो 10 का सिक्का जो है ना, उसके अंदर मेटल है। अगर मैं उस मेटल को मेल्ट कर दूं, पिघला दूं और पिघलाकर मार्केट में बेचूं, तो पक्का उसकी वैल्यू मिलेगी। बट क्या उसकी वैल्यू उस पे लिखे हुए 10 रुपए से ज्यादा मिलेगी? ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। उस मेटल की जो वैल्यू है उसको नाम दिया गया उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर इसको नाम दिया है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू उसकी कमोडिटी में, या मनी की जो वैल्यू उसके मेटल में लगी हुई है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का धातु मूल्य। बट अगर मैं कहता हूं जितने भी हम करेंसी देखते हैं उन सभी करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर मैंने 5 का सिक्का उठाया तो 5 का इसलिए चलता है क्योंकि 5 रुपए लिखा है, उसे मैं 2 रुपए में थोड़े ना चलाऊंगा। अगर मैं एक 100 रुपए का नोट चला रहा हूं तो 100 रुपए का इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके ऊपर 100 रुपए लिखा है, उससे मैं 100 से ज्यादा नहीं चला सकता, उससे कम नहीं चला सकता। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने हर करेंसी के ऊपर जो एक नंबर लिखा हुआ है कि कितने की वो करेंसी है, वो लिखी हुई वैल्यू ही क्या कहलाती है? मनी वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, या फिर मनी के ऊपर जो लिखा हुआ है मुद्रा का अंकित मूल्य भी इसको कहा जाता है। करेंसी के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है मनी वैल्यू ऑफ मनी, और करेंसी जिस मेटल की बनी हुई होती है उस मेटल की जो वैल्यू है वो मेटल की वैल्यू कहलाती है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है? अब मैं आता हूं अपने इस वाले टॉपिक पर, क्यों मैंने छुड़वाया समझ जाओगे। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं तो वो कहलाएगा फुल बॉडीड मनी। अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और मुद्रा का धातु मूल्य, वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो वो वैल्यू कौन सी होगी? तो वो मनी कौन सी होगी? फुल बॉडीड मनी, जिसको प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। अब आप पूछोगे भैया ऐसा ही कौन सी मनी है? अब ऐसी मनी अगर देखा जाए तो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। पुराने टाइम में बताते हैं ऐसे कॉइन्स हुआ करते थे जब सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, और जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे तो उसमें क्या होता था? उसकी वैल्यू जो कॉइन है उसके अंदर लगा हुआ मेटल, चाहे वो सोना है चाहे वो चांदी है, जो भी है,
तो उस पे लिखा हुआ और उसके अंदर मेटल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हुआ करती थी, और अगर ये एक दूसरे के बराबर थी तो ऐसी करेंसी को नाम दिया गया था फुल बॉडीड मनी। बट आज एट प्रेजेंट की बात करी जाए, एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा, मुझे पता लगा मेरी करेंसी जो है उसमें जो मनी वैल्यू ऑफ मनी है उसकी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक 10 का सिक्के की मैं बात कर रहा था, अगर मैं 10 के सिक्के को चलाता हूं ऐसी डायरेक्ट तो वो 10 रुपए में चलेगा। बट अगर उस 10 रुपए के सिक्के को मेल्ट कर देता हूं और मेल्ट करने के बाद उसका जो मेटल है उसे मार्केट में बेचता हूं तो मुझे किसी भी हालत में 10 रुपए नहीं मिल सकते, या 10 से ज्यादा नहीं मिल सकते, मुझे 10 से कम ही मिलेंगे। रीजन क्या है, अगर मान लो मुझे 10 से ज्यादा मिलने लग गए तो मैं मनी को 10 रुपए में ऐसे डायरेक्टली क्यों चलाऊंगा, मैं तो मेल्ट करके उसे मार्केट में मेटल की फॉर्म में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। इसका मतलब मैं मार्केट से अपनी करेंसी को पिघलाना स्टार्ट कर दूंगा, मार्केट से अपनी करेंसी खत्म करना स्टार्ट कर दूंगा। करेंसी खत्म हो गई ना तो मार्केट में महंगाई आ जाएगी, हम प्रॉब्लम मार्केट के लिए क्रिएट कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम जब भी करेंसी बनाते हैं तो करेंसी की कमोडिटी वैल्यू जो होती है वो हमेशा उसके मनी वैल्यू से कम रखते हैं। जो उसमें हम लिखते हैं ना उसकी वैल्यू, करेंसी के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो उसके मेटल की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है, या उसके अंदर जो भी हमने लगा रखा है उसकी वैल्यू से हमेशा उसकी मनी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी उसके कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज्यादा है तो नाम दिया जाता है मनी कौन सी है, क्रेडिट मनी। क्लियर है? 4 तरीके के मनी हमने पढ़े, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। फिएट मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलती है, ऑल पेपर नोट्स एंड ऑल कॉइन्स। दूसरा हमने पढ़ा फिड्यूसरी मनी, कोई भी मनी जो डिपेंड करती है रिसीवर और पेयर के एक प्रॉपर बिलीव के ऊपर। फॉर एग्जांपल चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, ये सब चीजें हमारी कौन सी होती हैं, फिड्यूसरी मनी। थर्ड फुल बॉडीड मनी, कोई भी ऐसी मनी जिसका मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में चलने वाले सोनी चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे। फोर्थ आता है क्रेडिट मनी, अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू को मैंने बताया था इंट्रिंसिक भी कहते हैं, अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज्यादा है तो वो करेंसी कौन सी कहलाती है, क्रेडिट। तो आज के टाइम में चलने वाली जितनी भी करेंसी है वो सारी करेंसी कौन सी कहलाएगी, क्रेडिट मनी। क्लियर है? तो ये हमारे मनी के 4 तरीके के टाइप्स थे। पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताओ फिएट मनी क्या है, फिड्यूसरी मनी क्या है, फुल बॉडीड मनी क्या है, क्रेडिट मनी क्या है, इनके टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी इनके अंदर जो मैंने एग्जांपल्स बताए, हो सकता है तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, उसमें कह दिया जाए कि बताओ विच वन इज द एग्जांपल ऑफ फिएट मनी, तो तुम्हें उसमें से कोई एग्जांपल चूज करना पड़ सकता है। जब तक तुम्हें इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक तुम इनके बारे में नहीं समझ सकते। क्लियर है? तो तुम सबसे पहले इनको परफेक्ट करो। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। हमने ये तो कह दिया मनी क्या है, ये भी पढ़ लिया मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये भी पढ़ लिया मनी कितने तरीके की होती है, पर ये तो नहीं पढ़ा बनाता कौन है। तो अगला टॉपिक हमारा इसी के बारे में आता है कि मनी के प्रोड्यूसर्स कौन है, मनी कौन प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना, हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरी इकोनॉमी नहीं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर मनी को बनाने वाले जो हैं वो 2 हैं। मैं इनको 2 लोग नहीं बोलूंगा, मैं इनको 2 अलग अलग चीजें बोल रहा हूं। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, दोनों नाम दे सकता हूं, आरबीआई। बट अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरा है भारत का वित्त मंत्रालय। इंडिया के अंदर जितने भी नोट्स होते हैं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, मतलब 1 को छोड़कर जितने भी कागज वाले नोट होंगे, जितने भी पेपर नोट्स होंगे, वो सारे के सारे इशू करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ऑल नोट्स एंड रिपीट करता हूं मैं, ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सारे नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर, ये कौन बनाएगा, आरबीआई। ठीक है? बट अगर हम कॉइन्स की बात करें तो जितने भी कॉइन्स हैं और जो 1 रुपए का नोट है, इन सबको बनाने का काम किसके पास होता है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में, इंडिया की जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। क्लियर है? तो हमारे पास 2 हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं इंडिया के अंदर, पहला आरबीआई, दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आज के क्लास में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स क्या पढ़े, मनी क्या है, फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, टाइप्स के बाद कुछ वैल्यू ऑफ मनी क्या है, और लास्ट मनी के प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो
मनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मनी का चैप्टर भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। चलो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।